तो आइए कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इस सीरीज़ को। इससे पहले हम सारे जो एक्ट पढ़ चुके हैं 1773, 1784, 1813 और आज पढ़ने वाले हैं 1833 के बाद 1853 का ये चार्टर। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। इसमें कंपनी को शासन का विस्तार किया गया और ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। सारे ही एक्ट 20 साल के लिए कंटिन्यू करने की बात बोली जाती थी। ये पहला चार्टर था जिसमें इसमें 20 साल जैसी कोई भी बात को इसमें मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए इसको अंतिम अधिनियम इस श्रृंखला का बोला जा सकता है। इस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली परीक्षा, जो कि 1833 में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश तो की गई थी लेकिन नहीं की जा सकी थी क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अपोज कर दिया था। लेकिन इसमें ओपन कंपटीशन के लिए अनुमति मिल गई थी और ओपन कंपटीशन के लिए इस चार्टर के थ्रू ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया था सिविल सर्विसेज की जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, भर्तियां होती थी उसके लिए। तो अब इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस चार्टर की वजह से जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, ठीक है, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि अलग अलग लोग अपॉइंट किए जाएंगे अब दोनों ही काम के लिए, ठीक है। एक मिनी पार्लियामेंट की जैसे ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव विंग अलग होती है, एग्जीक्यूटिव विंग अलग होती है। तो इस चार्टर के थ्रू वो ऐसा ही कुछ इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया जिसे विधान पार्षद के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। क्या चीज़? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको जाना जाता था, ठीक है। जो नया इन्होंने ये इस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। फिर विधान परिषद जिसमें पहले 6 सदस्य थे उसमें 12 सदस्य हो गए थे, ठीक है। और वो कौन कौन से थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा भी इसमें बोला गया था। फिर विधि सदस्य, चौथा सदस्य जो होता था वही लॉ मेंबर, मतदान के अधिकार के लिए पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। तो पहले उसको फुल मेंबर नहीं बनाया गया था, लॉ मेंबर को, जो मैकले था, जो फर्स्ट मेंबर मैकले था उसमें, वो लॉ मेंबर को अब फुल मेंबर बना दिया गया था। किसमें? 1853 के चार्टर में। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1833 में। फिर अगला है कि इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया था। इसने कहा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख होता है, ठीक है। तो ये बात भी इसी में बोली गई थी। और निर्देशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 लोग को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाने लगा था। तो ये सारे चेंजेस जो थे वो 1853 में किए गए थे। क्या क्या? ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद में सेपरेट किए गए थे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके? गवर्नर जनरल की काउंसिल के। 6 मेंबर को ऐड किया गया था काउंसिल में, ठीक है। और लॉ मेंबर को फुल मेंबर बना दिया गया था, तो उसको वोटिंग राइट्स भी मिल गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर 1858 का जो ये नियम था, ये आखिरी था किसका? ये जो हमने यहाँ पे पहला 2 चरण पढ़े थे यहाँ पे, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब वो जो भी चार्टर एक्ट्स को पास कराते थे, उसमें ये 1858 वाला आखिरी था। अब इसके बाद के जितने भी एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्टली इंडिया में इम्पोज किए जाएंगे। तो हमें पता है 1857 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रीडम के लिए, ठीक है। उसको सिपाही म्यूटिनी कहते थे, सिपाही म्यूटिनी कहते थे। कौन?
ब्रिटिश। सिपाही म्यूटिनी मतलब सिपाहियों का विद्रोह, ठीक है। तो वो अपने टर्म के हिसाब से सिपाही म्यूटिनी कहते थे, हम अपने टर्म्स के हिसाब से फर्स्ट इंडियन रिवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया जाए। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, वो क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम पे, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी, अब उनको क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा, ठीक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, की उपाधि इसके साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की प्रभु बनाया गया, सोवरेन बना दिया गया उनको। तो आज कहते हैं ना कि हम भारत की संप्रभुता, जो भारत के लोग ही डिसाइड करते हैं, तो उस टाइम पे संप्रभुता कहाँ थी? भारत की रानी यानी क्वीन इम्प्रेस ऑफ ब्रिटेन, जिसको कि क्वीन विक्टोरिया कहते हैं, क्या के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री उस टाइम पे बेंजामिन डिज़रायली सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे। उन्होंने अपोज किया था कि डायरेक्ट रूल मत करिए इंडिया में, लेकिन उनके साथ ही सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे और बिल हाउस ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया गया था और बिल पास हो गया। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया, क्या हम उनकी टेरिटरी बन चुके थे। इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो आई थी, उसको भी समाप्त किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम का एक अधिनियम, मतलब गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है इसको। सॉरी, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस, बेहतर शासन। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसको वाइसरॉय कह दिया जाता था, की टर्मिनोलॉजी दी गई थी। और कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको फर्स्ट वाइसरॉय बनाया गया था इंडिया में। इसके अलावा कुछ और भी बातें हुई थी। हाँ, एक लॉर्ड स्टैनली थे, क्योंकि वहाँ के काउंसिल के मेंबर थे, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो कि डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और वो यहाँ पे इंडिया में जो भी गतिविधियाँ होती थी उनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसका स्टेट स्टैनली नाम था उनका, जो पहली बार अपॉइंट किए थे। इसने एक नया कार्यालय बनाया। भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन को पूर्ण अधिकारों नियंत्रण के साथ निहित करने के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, मतलब वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर जो होता था वही बन सकता था यहाँ पर, तो उसको ही यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बनाया जाता था, ठीक है। ये जाकर के कभी 1919 के आसपास जाकर के इस पोस्ट को एबॉलिश किया जाएगा, काफ़ी जब इसका विरोध होगा उसके बाद में। अच्छा, इसके क्या प्रमुख उद्देश्य थे? प्रशासनिक मशीनरी का सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत पर प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए थे, क्योंकि उसके पहले ही सिपाही मैटनी हुई चुकी थी। रिलीजियस मैटर्स भी अनटच्ड छोड़ दिए गए थे कि हम आपके रिलीजियस मैटर पे कोई भी किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं करेंगे। ये सारी बातें इस एक्ट के थ्रू कही गई थी। अब इसके बाद में 1861 में एक्ट आया था और 1892 में 1892 में आया था। तो ये दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इससे इन दोनों एक्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर जाने माने बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एक्ट्स हैं 1909, 1919,
फिर 1935। तो ये तीनों एक साथ कर लेंगे और ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।